इजराइल के पास कुल मिलाकर एक समय में 2500 मिसाइलें रोकने की तकरीब थी और ये जो हमला हमास ने किया, उसमें उन्होंने 5000 मिसाइल दागे। गाज़ा पट्टी है, वो इजराइल के चारों ओर है, यानी इजराइल उसके चारों ओर है और गाज़ा पट्टी बीच में है। अगर वो उस पर परमाणु बम छोड़ेगा, तो नुकसान किसको होगा? यानी गाज़ा पट्टी के लोग तो मरेंगे, लेकिन पूरे के पूरे इजराइल के लोग भी मर जाएँगे। तो ऐसी हालत में एक ऐसी हालत है कि ना तो उगल सकते, ना निगल सकते। नमस्कार आदाब, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज आपसे पूछना चाहूंगा कि फिलिस्तीन और इसराइल का फिर से झगड़ा शुरू हो चुका है। 3 दिन पहले हमास ने रॉकेट दागे थे इसराइल पर, उसके बाद वॉर एक तरह से शुरू हो गई है। वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बोल दिया कि ये वॉर जब तक चलती रहेगी, जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। भारत में इसको लेकर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। 2 पक्षों में लोग बट गए हैं। मीडिया भी एक उनकी साइड ही है, दूसरे पक्ष की एक पक्ष अलग है। सरकार का इस पर मैं आपसे रवैया जानना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो पिछली बार भी 2021 में भी सरकार ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। इस बार कहा जा रहा है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर भी एक रस्साकसी चल रही है, यहाँ पर एक अलग सी जंग छिड़ी हुई है। इस पूरे मामले में आपका क्या नजरिया है, क्या अपडेट है? वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है जी। और इजराइल की सरकार के बीच में, और उसमें जो है हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया है। तो आप समझिए इस युद्ध में हिंदुस्तान की जो पारंपरिक विश्व राजनीति की भूमिका थी, वो ये थी कि हम या तो तटस्थ रहते थे या हम जो है फिलिस्तीन के साथ थे। सबको याद होगा जब नेम का सम्मेलन सबको याद है कि जब नेम का सम्मेलन हिंदुस्तान में हुआ था, तब इंदिरा गांधी ने यासिर अराफात को बुलाया था और यासिर अराफात उस समय जो थे नेम के अध्यक्ष थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को जो नेम का प्रतीक है हथौड़ा, वो भेंट किया था। और तब भारत जो है, जो गुट निरपेक्ष है, उनका नेता था। और गुट निरपेक्ष नेताओं ने 2 आंदोलनों को हमेशा समर्थन दिया था, एक दक्षिणी अफ्रीका का मुक्ति आंदोलन और दूसरा फिलिस्तीन का स्वाधीनता आंदोलन। अब जो है मोदी सरकार जब से आई है और इस बार पहली बार मोदी सरकार ने जिस तरह खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, तो एक तरह से ये हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन है। और ये आमूलचूल परिवर्तन को समझने से पहले हमें विश्व राजनीति को समझना होगा। आप ये समझिए कि 1948 में जब से इजराइल की स्थापना हुई और तब उन्होंने तय किया कि हम जो है फिलिस्तीन के इलाके में अपना जो है अपनी एक होम स्टेट कंट्री बनाएंगे, और उन्होंने अपना गृह प्रदेश बनाने के लिए फिलिस्तीन के लोगों को वेस्ट एशिया में धकेलना शुरू किया और एक सब्सटेंशियल हिस्से पर कब्जा कर लिया। और जिस हिस्से पे कब्जा किया है, अगर आप उसका भौगोलिक क्षेत्रफल देखेंगे तो वो 8355 वर्ग किलोमीटर नहीं, वर्ग मील, 8355 वर्ग मील एरिया है। और उसमें उन्होंने फिलिस्तीन के जो लोग थे, जिनकी संख्या 23 लाख लोग हैं, उनको धकेल कर सिर्फ उनके पास 139 1 और 41 का अनुपात है, यानी 5%, 2% जमीन जो है वो मुश्किल से फिलिस्तीन के लोगों के पास गाजा पट्टी के रूप में है और बाकी के पारी के एरिया पे जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब जब लोगों को अपनी जगह से हटाकर विदेशी लोगों ने कब्जा किया, तो वहां के लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और यासिर अराफात उसकी एक बड़ी आवाज बने। और तब फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा एक पूरी दुनिया में एक बड़ा संगठन था और उसने अपनी आवाज को यूएनओ से लेकर हर मंच पर उठाया, लेकिन उन्हें कभी कोई समर्थन नहीं मिला। लोगों को बड़ी गलतफहमी है, एक बड़ी गलतफहमी है कि इजराइल में सिर्फ जो है यहूदी रहते हैं। अगर इजराइल की पूरी पॉपुलेशन का आप बढ़ा देखें तो पता चलेगा 73.6% लोग वहां यहूदी है। वहां पर जो है 18% से ज्यादा मुसलमान हैं, 1-1.5% जो है जुलूस लोग हैं, और वहां पर 2% के करीब जो है कैथोलिक क्रिश्चियंस लोग हैं। और वहां पर जो है भाई समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं, उनकी जनसंख्या जो है 5% है। तो एक बहुनस्लीय राष्ट्र है इजराइल। ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ यहूदियों का है, लेकिन एक धारणा है कि वो यहूदियों का है, जबकि वहां पर समझिए जितने यहूदी हैं
उनकी 1/4 आबादी उनके मुकाबले में वो मुसलमानों की है। अब वहाँ पर जो यरूशलेम है, जो उसका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, वो एक ऐसा स्थल है जो कि यहूदियों का भी एक धार्मिक स्थल है। वही जगह जो है कैथोलिक जो ईसाई हैं, उनका धर्म स्थल है, और वही मुस्लिमों का एक धर्म स्थल है, जहाँ अल अक्सा मस्जिद बनी हुई है। और अल अक्सा मस्जिद जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए सबसे ज्यादा एक पवित्र स्थानों में से एक है। अब एक ही स्थान पर 3 लोग अपना दावा करते हैं, तीनों के लिए वो पवित्र जगह है, और तीनों उस जगह को अपने पास पाना चाहते हैं। अब यहूदी जो लोग हैं उनमें भी 4 खेमे हैं। एक खेमा है उन यहूदियों का जो सेकुलर है, प्रगतिशील है, लिबरल। एक है जो ट्रेडिशनल है, परंपरागत है। एक है जो ऑर्थोडॉक्स है, बड़े कट्टर है। और एक है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, जो अति कट्टर है। तो 4 तरह के जो है यहूदी लोग वहां पर रहते हैं। और इसलिए जब तक आपकी इनके ढांचे को नहीं समझेंगे, और ये समझिए कि गाजा पट्टी को लेकर झगड़ा क्या है। गाजा पट्टी को लेकर झगड़ा ये है कि 2007 में जब इजराइल ने तय किया कि हम गाजा पट्टी को भी धकेल धकेल कर, उन्होंने उसके चारों ओर बाउंड्री बना ली, और उसके में उन्होंने कहा कि हम इन पे इनका जो है पानी, खाना, आना जाना सब नियंत्रित करेंगे। तो एक तरह से 2007 से जो गाजा पट्टी है उसका जो है पूरी तरह से आना जाना नियंत्रण जो है वो इजराइल के हाथ में। और 2007 के बाद लगातार क्या हुआ कि अचानक ही कभी भी हमला होता था, कभी भी उन पर मिसाइल दाग दिए जाते थे, कभी भी उनको लोगों को पकड़ लिया जाता था, और तकरीबन 2000 लोगों को, जो कि हमास के लोग हैं, उनको इजराइल ने अपनी जेलों में रखा हुआ है। अब ये सारी बात के बाद एक सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरी दुनिया में एक बात मानी जाती थी कि इजराइल दुनिया का सबसे सुरक्षित और ताकतवर देश है। इजराइल की सुरक्षा में से नहीं लगाई जा सकती। मोसाद जो है वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ता था। 1972 में जब फिलिस्तीनियों द्वारा इजराइल के लोगों की हत्या की गई, तो मोसाद ने उसका पूरा बदला लिया। और मोसाद को एक तरह से टेरर और खौफ का सबसे महत्वपूर्ण, सब बर्बर, सबसे कुशल संगठन माना जाता था। और उसी के साथ जो है हम देखते हैं कि चीन बेस, जो उनकी घरेलू सुरक्षा या खुफिया पुलिस है, वो मानी जाती थी कि वो कोई भी काम होगा तो वो पकड़ लेगी और उससे वो जो है इजराइल को बचा लेगी। अब ये जो युद्ध हुआ है, ये जो हमला हुआ है, शनिवार को हमला शुरू हुआ, और हम देखते हैं 48 घंटे में पूरी दुनिया जो है अब एक ही चीज की चर्चा कर रही है कि ये युद्ध है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या रूप लेगा। बस के लोगों ने जो हमला किया वो बड़ी तैयारी से किया। वो ऐसा नहीं है हमला के तुरंत रात भर में हमला करा, उसमें कम से कम उन्हें 5-6 महीने लगे होंगे। इसमें उन्होंने ना तो किसी तकनीक का इस्तेमाल किया, ना मोबाइल का इस्तेमाल किया, ना ईमेल का इस्तेमाल किया, ना इन्होंने किसी संचार माध्यम का इस्तेमाल किया। सिर्फ मुंह से एक दूसरे को जानकारी दी, जिसको कि इजराइल का नेटवर्क नहीं पकड़ पाया। जैसे पेगासस जिसकी बात करते हैं ना, 2 लोग बात करेंगे तो उसको सुन लेंगे, वो इंटरसेप्ट कर लेंगे, हर चीज इजराइल इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन इन्होंने जो लड़ाई का जो तरीका एक दूसरे को आदान प्रदान किया, वो एक तो जो है मानवीय आधार पर किया, दूसरा गुप्त तरीके से किया, और लंबी तैयारी के बाद किया। और उसके बाद क्या हुआ कि 20 मिनट में सुबह उन्होंने 5000 मिसाइल जो है इजराइल के ऊपर दाग दी। अब इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो ऐसा है कि 2500 से ज्यादा जो मिसाइलों का हमला अगर इजराइल पर हो तो रोक नहीं सकता। जैसे आप सुनते हैं ना कि रशिया की S-400 मिसाइल तकनीक है, तो वो 400 मिसाइलों को रोकने की तरकीब है। इजराइल के पास कुल मिलाकर एक समय में 2500 मिसाइलों रोकने की तकरीब थी। और ये जो हमला हमास ने किया उसमें उन्होंने 5000 मिसाइल दागे, तो 2500 मिसाइल तो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसने उनको आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया, और बाकी जो मिसाइल हैं वो इजराइल पर गिर पड़ी और इजराइल को उस हमले की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी बात ये हुई कि उसी समय में जो थल सेना की बात है, हमास ने जमीन से उनकी टेरिटरी में घुसकर उनकी जो चौकियां थी जिनसे वो सर्विलेंस रखते थे,
या लोगों की आने जाने पे निगाह रखते थे, उन पे हमला किया, उनके लोगों को बंदी कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने समुद्री रास्ते से जो नौकाएं हैं उनके माध्यम से भी उन पर हमला किया, और वहां भी यही हुआ कि जैसे वो 200 बोटों को रोक सकते थे, उन्होंने 200 बोटों को तो नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन उसके बाद उनका सिस्टम फेल हो गया और उसके बाद बोटों से भी हमला हुआ। तो इस तरह के हमले से इजराइल के लोग इसलिए सबसे ज्यादा परेशान हुए क्योंकि उस दिन उनका त्योहार था, वो सब सार्वजनिक छुट्टी मना रहे थे, और पूरी की पूरी सेना, पूरी की पूरी खुफिया एजेंसी, कोई भी उस समय अलर्ट मोड पर नहीं थी कि अब इजराइल को बचा सके। अब इजराइल के बाद जब ये हमला हुआ तो वहां के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने तुरंत कहा कि ये युद्ध है, और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी, और उन्होंने कहा कि हम गाजा पट्टी में घुसकर जो फिलिस्तीन के लोग हैं और हमास के लोग हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने उनके बाद उन पर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। जो जी, हमास है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसके पास कोई वायुसेना नहीं है। हमास के पास वायुसेना नहीं है। उन्होंने पैराग्लाइडर से अपने जो मिसाइल छोड़े और तरह से छोड़े, लेकिन उनके पास कोई किसी भी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। और इसीलिए जो ये युद्ध है वो ऐसा युद्ध है जो पिच बैटल में हो गया है, क्योंकि गाजा पट्टी जो मैंने कहा है वो 140 वर्ग मील एरिया से कम है, और वहां पर 23 लाख लोग रहते हैं। तो वहां उसको अगर आप तुलना करें कि किस तरह का दृश्य होगा, तो उसको समझने के लिए आपको धारावी, जो बंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, उसकी कल्पना लेनी पड़ेगी। जैसे धारावी हुँ, में छोटे छोटे मकान है, छोटी छोटी गलियां हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, लगेगा कि भीड़ का हजूम है। तो 23 लाख लोग उस इलाके में रहते हैं, और दुनिया का सबसे ज्यादा घनत्व वाला, आबादी वाला वो क्षेत्र है। अब वहां पर जो हमले हो रहे हैं, तो हमास ने इजराइल के 2000 के करीब लोगों को, नागरिकों को बंदी बना लिया। अब बंदी बनाकर वो अपनी टेरिटरी में ले आए, और उसका मतलब ये था कि वो जो है ये कहें कि अगर हम पे हमला करेंगे, तो उन्होंने उनको अपने एक तुर्प के पत्ते की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अब यहाँ तक ये लड़ाई जो है सीधी लगती है, कोई भी आदमी जो दुनिया की राजनीति जानता है, अखबार पढ़ता है, वो कहेगा कि इस लड़ाई में हमास हारेगा और इजराइल जीतेगा, हमास का नेस्तनाबूद हो जाएगा और इजराइल हर हाल में विजयी होगा। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो वर्ल्ड प्लेयर है वो बहुत सारे हैं। एक प्लेयर तो है अमेरिका, उसने अपना जी, जो सबसे बड़ा छोटा फ्लीट है, जिसमें कि समझिए 90 जहाज खड़े हो सकते हैं, जो हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, 3000 सिपाही हैं, उसको जो है फिलीपींस के इस युद्ध में जो है इसराइल की ओर भेज दिया, इसराइल के पास भेज दिया है। दूसरा ये हुआ कि जो सऊदी अरेबिया और यमन, जो कई सालों से लड़ रहे थे, उनके बीच में पिछले साल जो है समझौता हो गया, और वो दोनों एक हो गए। और यमन जो है वो छोटा सा मुल्क है, बहुत गरीब मुल्क है, उसको जो है ईरान ने बहुत सारे हथियार दिए, और इतने ज्यादा हथियार दिए कि अभी पिछले दिनों उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस, जैसे हमारे 26 जनवरी बनती है, वो मनाया, तो उसे जो परेड की, उसे देखकर अमेरिका तक दहल गया। और उसके बाद एक परेड जो है ईरान के राष्ट्रपति जो इब्राहिम रईसी हैं, उन्होंने करवाई। और उन्होंने जो करवाई, तो उन्होंने उस परेड में अपने उन हथियारों को दिखाया जिनको देखकर दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क कांप सकता है। इस समय जो है जी, ईरान के पास जो हथियार हैं, वो एक तो खुर्रम शहर 4 नाम की एक मिसाइल है, जो आप समझिए 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी कि हुँ, ईरान से इजराइल का आखिरी कोना जो है वो 1800 किलोमीटर की जद में है, तो 200 किलोमीटर ज्यादा जा सकती है। 1500 किलो के वो अपने साथ वजन के बम और हथियार मिसाइल ले जा सकती है, और उसकी रफ्तार जिस समय दागी जाती है और जब वो पहुंचेगी, तो वो होती है 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी समझिए 12 मिनट में वो इजराइल के किसी भी ठिकाने पे पहुंच सकती है। एक तो ये खुर्रम शहर जो 4 मिसाइल है, ये एक बड़ी खतरनाक मिसाइल है। और ईरान के पास जो है इस समय परमाणु बम भी है, परमाणु प्रक्षेपण भी है, तो वो जो है बहुत ताकतवर हो गया है। दूसरा उसके पास जो है ड्रोन है, जिसे कहते हैं ना मानव रहित विमान, वो ड्रोन जी, उसने इतने विकसित कर लिए हैं कि अमेरिका के विमानों से भी ज्यादा वो विकसित विमान है, और उसका नाम रखा है उसने मुहाजिर 10। मुहाजिर 10 जो है, आप वो समझिए कि वो अपने साथ जो है 300 किलो का वजन ले जा सकती है, और वो अमेरिका की मिसाइलों से ज्यादा इफेक्टिव है। और वो इतनी इफेक्टिव है कि उसने अभी जो यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, तो वो
रूस को दिए हैं और रूस उनका इस्तेमाल कर रहा है। यानी दुनिया के सबसे बढ़िया जो ड्रोन है इस समय, जिसे हवाई जहाज कहते हैं, जिनमें कोई आदमी नहीं होता, वो सबसे बढ़िया अगर किसी मुल्क ने बनाया है तो ईरान ने बनाया है। अब हो क्या रहा है कि ईरान, इराक, तुर्की और दूसरे इस्लामी देश जो हैं, वो एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और अभी हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि हम इन पे हमला कर रहे हैं और उन्होंने भी हमला शुरू कर दिया। तो एक तरह से ये पूरा युद्ध जो है विश्व युद्ध में बदल सकता है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और इसीलिए इज़राइल जो कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, उसके बाद भी एटम बम है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता। तो ऐसी हालत में, क्योंकि छोड़ने में क्या है कि वो ऐसे ही है जैसे कोई आदमी गोली जो है अपने सीने में मार ले, क्योंकि जो गाजा पट्टी है वो इज़राइल के चारों ओर है, यानी इज़राइल उसके चारों ओर है और गाजा पट्टी बीच में है। अगर वो उस पर परमाणु बम छोड़ेगा तो नुकसान किसको होगा? यानी गाजा पट्टी के लोग तो मरेंगे, लेकिन पूरे के पूरे इज़राइल के लोग भी मर जाएंगे। तो ऐसी हालत में एक ऐसी हालत है कि ना तो उगल सकते न निगल सकते। तो ये सारी स्थिति जो है बड़ी भयंकर है। अब उसमें जो आपका पहला सवाल है कि भारत सरकार का जो रुख है, उसके बारे में देश में बड़ा विवाद हो रहा है। आप समझिए कि भारत सरकार ने, मोदी जी ने तुरंत सबसे पहले जो प्रतिक्रिया दी, वो ये दी कि हम इज़राइल के साथ हैं। हमारे मीडिया ने क्या दी कि जी वहाँ पर ये जो जिन लोगों ने हमला किया है, इन लोगों ने वहाँ की महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं। बड़े अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं। उनको यानी पीटा जा रहा है, उनको यातनाएँ दी जा रही हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये मीडिया जब हिंदुस्तान के यानी हम समझिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान के उत्तर-पूर्वी राज्य में, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, मणिपुर में जो घटनाएँ होती हैं, उसके बारे में हम शांत रहते हैं। मणिपुर का कल ही एक वीडियो आया है, जिसमें दिखाया गया है कि 3 मई को जिन 2 महिलाओं को पहले तो निवस्त्र किया गया, नंगा किया गया, फिर उनके साथ बलात्कार किया गया, तो उनके पास ही उसी वीडियो का एक्सटेंशन है कि एक आदमी जो है सड़क पर पड़ा हुआ है और उसके बदन में आग लगी हुई है और उसको अब सीबीआई कह रही है हम जाँच करेंगे। तो आप समझिए 3 मई को हिंदुस्तान में 2 महिलाओं को नंगी परेड कराया गया। उनका जो छोटी महिला थी उसके पिता को मार दिया गया और उस पिता को मारा गया जो भारतीय सेना में था और उसको मारकर उसकी लाश पे आग लगा दी या जिंदा आग लगा दी, जो भी हो सकता है। तो उस पर हमारी मीडिया की प्रतिक्रिया नहीं आई, उससे भारत सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई और हमसे दूर इज़राइल है उसके ऊपर हम बड़ी जो है दिखाते हैं कि हमें बड़ा दुःख है, हम जो है इज़राइल के साथ हैं। इनका इतिहास देखेंगे तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपको अगर न्याय करना है, जैसे रावण के और राम के युद्ध में तो आप एक भूमिका ले सकते हैं कि हम राम के साथ हैं, रावण के साथ नहीं है। लेकिन महाभारत के युद्ध में ऐसा नहीं कर सकते। महाभारत के युद्ध में आपको तय करना पड़ेगा आप किस ताकत के साथ हैं, कौन सही है, कौन गलत है। बहुत सारे जो मौलिक और क्या कहते हैं जो मॉरल इश्यूज होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और उन पे विचार करने के लिए जो सबसे अच्छा विचार अभी दिया गया है वो जो अरब लीग है उसके अध्यक्ष द्वारा दिया गया है। अभी हाल ही में उन्होंने चीन की यात्रा की थी और उन्होंने कहा था कि दोनों के बीच में बंटवारा जो है शांतिपूर्ण न्यायोचित तरीके से होना चाहिए। इजराइल को जो है मानना चाहिए कि स्वतंत्र फिलिस्तीन उसके हित में है और फिलिस्तीन को मानना चाहिए कि इजराइल एक अस्तित्व में आ गया है। जैसे बच्चा पैदा हो जाए, चाहे किसी भी वजह से पैदा हो, उसे आप मार नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, उसको दोनों देशों को मानना चाहिए। उसके हिसाब से एक दूसरे का सम्मान करते हुए मानवीय आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसके तहत एक दूसरे को पूरी की पूरी इज्जत देनी चाहिए। तभी जो है इस समस्या का हल हो सकता है। लेकिन भारत सरकार ने जो रुख लिया है वो एक लंबी बहस के बाद होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में एक छोटी सी बात होती है, लोग सोचते हैं कि भाई जैसे पुलिस वाले के सामने अगर कोई खबर आए या हमारे सामने खबर आए जी एक आदमी ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, जैसे आप बताएंगे कि लड़की हिंदू थी और बलात्कार करने वाला मुसलमान था तो लोग कहेंगे साले को फांसी चढ़ा दो। उन्हीं को दूसरी तरह से बताओ कि लड़की जो थी मुसलमान थी और रेप करने वाला हिंदू था तो वो कहेंगे जी ऐसा होता रहता है, चलने दो, भूल जाओ। तो इस तरह की जो हम कास्ट सेंट्रिक, रिलीजियस सेंट्रिक या रिलीजियस सेंसिटिव तरीके से हम इन बातों पे सोचते हैं, उस तरह से अगर हम सोचेंगे तो हम किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते, अपनी आत्मा के साथ भी न्याय नहीं कर सकते। तो होना ये चाहिए कि हमें ये मानना चाहिए कि दो देश आज के समय में अस्तित्व में है,
उन दोनों की अस्मिता का सम्मान होना चाहिए। वो देश के लोगों का, बूढ़े का, बच्चों का, औरतों का जीवन जो है सुरक्षित होना चाहिए। ये सबको सोचना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है इस कॉन्फ्लिक्ट में, अमेरिका अपना फ़ायदा देख रहा है, रूस अपना फ़ायदा देख रहा है, चीन अपना फ़ायदा देख रहा है, सब लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं। लेकिन इस बात ने एक बात ज़रूर सिद्ध कर दी है कि जो यूएनओ हमने बनाई है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो ऐसे नाजुक मौकों पर बिल्कुल असहाय हो जाता है, हिजड़े की तरह खड़ा हो जाता है, कोई फैसला नहीं कर पाता, सिर्फ बयानबाजी देता है और ऐसे लगता है कि संस्था जो है होना न होना बेकार है, ये सिर्फ एक कागजी शेर है और यूएनओ इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि उसने कभी भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पूरी दुनिया में दूर करने के लिए कभी सार्थक पहल नहीं की, क्योंकि वो 5 देशों का गुलाम है और उन देशों का गुलाम है जिनके पास वीटो पावर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने हिस्ट्री के साथ साथ भारत के रुख को भी जो फिलहाल चल रहा है वो भी बताया है। जनता पर छोड़ देते हैं। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर इसी मुद्दे का नया अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।